हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। जैसा अपन ने स्टार्टिंग में डायग्राम में देखा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से आया हुआ सारा डेटा रैम में जाके स्टोर हो जाता है और या फिर यूज़र के द्वारा दी गई कोई भी इंस्ट्रक्शन, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर को चलाने के लिए डबल क्लिक, किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए डबल क्लिक, तो किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन उसे हमने बोला था प्रोसेस। वो प्रोसेस भी कहाँ पे आ जाती है? रैम में। इतनी सारी प्रोसेस में से एक प्रोसेस को हमें सीपीयू के पास भेजना होता है। ये प्रोसेस सेलेक्ट की जाती है शेड्यूलर के द्वारा। शेड्यूलर इनमें से P1, P2, P3, P4, P6 मतलब ये सारी प्रोसेस हैं। इनमें से कोई एक प्रोसेस को उठा के सीपीयू को देगा काम करवाने के लिए। देन सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग उसके ऊपर शुरू करता है। अभी बात हम जो करेंगे वो ये है कि शेड्यूलर किस तरह से प्रोसेस को सेलेक्ट करता है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी एल्गोरिदम पढ़ेंगे, बट उन्हें स्टार्ट करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ये क्लियर नहीं होगा तब तक हमें आगे की चीज़ें कन्फ्यूज़न में लगेगी कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। अब मैंने आपको जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था, मैं उसी से वापस स्टार्ट करती हूँ। जैसे P2 कोई प्रोसेस थी, वो एग्जीक्यूट होना चाहती है सीपीयू पर, और P2 प्रोसेस को शेड्यूलर ने सीपीयू को दे दिया। P2 प्रोसेस क्या है कि उसको VLC मीडिया प्लेयर में कोई सॉन्ग प्ले करना है। तो जैसे ही यूज़र इस पर डबल क्लिक करेगा, शेड्यूलर उस पर्टिकुलर P2 प्रोसेस को उठा के ले आएगा किसमें? सीपीयू के अंदर। फिर VLC मीडिया प्लेयर जो है स्टार्ट हो जाएगा। जब सीपीयू एक ही टाइम पे एक ही काम करे तो उसे हमने बोला था सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वही वाली कहानी हो गई। बट अगर पूरे कंप्यूटर में बात करें तो क्या सारे काम सीपीयू के द्वारा ही किए जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। VLC मीडिया प्लेयर में अगर यूज़र को कोई वीडियो देखनी है या सॉन्ग सुनना है तो वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम एक बार इस प्रोसेस को बाहर निकाल देते हैं। P2 प्रोसेस हमने पूरा कर लिया। अब हम बात करेंगे अगली प्रोसेस की, जो शेड्यूलर देगा सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगली प्रोसेस हम लेंगे P1, और P1 प्रोसेस ये मान लेते हैं कि इससे ये प्रोसेस 1000 कॉपी प्रिंट करने की कोई प्रोसेस है। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई प्रिंटिंग की प्रोसेस आती है तो प्रिंट कौन करेगा? प्रिंटर। प्रिंटर एक कैसे डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस अपना काम करेगी तो सीपीयू तो खाली बैठ जाएगा ना। ये प्रोसेस किसके पास चली जाएगी? प्रिंटर के पास चली जाएगी। और प्रिंटर क्या करेगा? एक एक करके इसकी कॉपी निकालना शुरू कर देगा। कब तक काम करेगा? 1000 कॉपी जब तक पूरी नहीं हो जाएगी। इतनी देर तक क्या सीपीयू खाली बैठा रहेगा? तो हमने बात की थी, इस कंडीशन में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को बाहर निकाल देते हैं और अगली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो अगली प्रोसेस मान लेते हैं P4 शेड्यूलर ने कहाँ भेज दी? सीपीयू के अंदर भेज दी। इससे हमें ये समझ आता है कि एक कंप्यूटर में जब भी कोई एग्जीक्यूशन हो रहा होता है या कोई काम हो रहा होता है, उस टाइम पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हर काम सीपीयू के द्वारा किया जाए। कुछ काम होते हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइस भी करते हैं, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सीपीयू करता है। और इसे हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जो काम सीपीयू के द्वारा किया जाता है उन काम को हम बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस, और जो काम किए जाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा तो उनको बोलते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस। अब हमें ऐसा नहीं समझना कि जो काम इनपुट आउटपुट करेगा वो सीपीयू नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई काम कंप्यूटर में स्टार्ट होगा तो वो हमेशा सीपीयू से ही स्टार्ट होगा। कोई डबल क्लिक करते ही आपका प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, जैसे आपने VLC मीडिया प्लेयर को चलाया, डबल क्लिक कर दिया, उसको सबसे पहले शेड्यूलर के द्वारा सीपीयू दिया जाएगा, और सीपीयू मिलने के बाद ही हम ये मानते हैं कि वो प्रोसेस शुरू हो गई। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। देन जब तक वो सीपीयू के ऊपर काम करना चाहे वो करेगी। अगर उसको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का सहारा लेना है, उनसे भी काम करवाना है, तो सीपीयू से वो प्रोसेस उठ के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास आ जाएगी। जैसे सीपीयू के पास प्रोसेस थी 1000 कॉपी प्रिंट करने की, अब वो कहाँ पे चली गई? आउटपुट डिवाइस मतलब प्रिंटर के ऊपर। और जैसे ही वो 1000 कॉपी प्रिंट कर लेगी, वो वापस आ जाएगी सीपीयू के पास कि मैंने मेरा प्रिंट जो है वो पूरा कर दिया। तो यहाँ से सीपीयू उसको परमिशन देगा कि ठीक है, आपने अपना काम पूरा कर दिया, अब आप सिस्टम से बाहर जा सकते हो, आपका एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो प्रोसेस एंड भी कहाँ पे होगी? प्रोसेस को एंड करने का भी हक किसका होता है? सीपीयू का। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। कोई भी प्रोसेस शुरू भी सीपीयू के द्वारा की जाएगी
और एंड भी सीपीयू के द्वारा ही की जाएगी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सीपीयू करता है, उसको हम बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस, और कुछ काम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस। और अब हम इसको क्लियरली बोल सकते हैं कि कभी भी कोई प्रोसेस सीपीयू के द्वारा शुरू करने के बाद इनपुट आउटपुट पे जा सकती है, इनपुट आउटपुट से वो वापस सीपीयू के पास आ सकती है, सीपीयू से वो वापस इनपुट आउटपुट के पास जा सकती है, और फिर वो एंड कहाँ पे होगी, वो हमेशा एंड की जाएगी सीपीयू के ऊपर। सीपीयू ही उस प्रोसेस को एंड करेगा। इसका अगर लाइव एग्जांपल हम लें तो आप एटीएम मशीन का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप एटीएम मशीन पे गए तो आपने उस मशीन के अंदर अपना कार्ड जैसे ही एंटर किया तो सीपीयू आपको रिस्पॉन्स करेगा और वो ये मैसेज आपको एक आउटपुट डिवाइस के ऊपर दिखाएगा जो कि आपकी डिस्प्ले है। डिस्प्ले एक तरह की आउटपुट डिवाइस है, और इस टाइम जब आउटपुट यूनिट काम करेगी सीपीयू क्या करेगा, खाली बैठ जाएगा। इसे हमने बोला था कि आइडल बैठ जाएगा सीपीयू। सीपीयू हमें क्या आउटपुट दिखाएगा कि आपका पिन एंटर करो आप, और ये मैसेज दिखाने के बाद सीपीयू आपके रिस्पॉन्स का वेट करेगा। आपको एक देखो सीपीयू के ऊपर काम शुरू हुआ था, सीपीयू ने उस कार्ड को पढ़ा अच्छे से, किसका अकाउंट है कैसे है, उसने सारी चीज़ें लिंक कर दी। अब वो आपको मैसेज दिखा रहा है कि अगर आपको इस कार्ड को एक्सेस करना है आप अपना पिन एंटर करो। तो सीपीयू ने अपना काम छोड़ा और वो छोड़ के किसके पास भेज दिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास। आउटपुट डिवाइस है डिस्प्ले। देन एक और इनपुट डिवाइस यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, कीबोर्ड। उस कीबोर्ड के माध्यम से आप अपना पिन एंटर करोगे। आप एंटर को प्रेस करोगे या ओके को प्रेस करोगे तो वापस काम किसका शुरू हो जाएगा, यहाँ पे वापस काम हो जाएगा सीपीयू का शुरू। सीपीयू देखेगा आपने जो पिन एंटर किया वो सही है या गलत है। अगर आपने मान लेते हैं सही पिन एंटर किया तो सीपीयू क्या करेगा, आपको मैसेज एक और दिखाएगा वापस से आउटपुट डिवाइस के ऊपर। आप क्या प्रोसेस करना चाहते हो, फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हो या फिर अमाउंट निकालना चाहते हो, कोई काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। और आउटपुट यूनिट से आप जैसे ही कोई चीज़ को सेलेक्ट करोगे तो सीपीयू अपना काम वापस शुरू कर देगा। जैसे मान लेते हैं आपने एंटर कर दिया कि मुझे पैसे विड्रॉल करने हैं, और ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने एग्जीक्यूट करी कि अब इसके अकाउंट में कितने रुपए हैं। ठीक है, वो सारी प्रोसेस अब सीपीयू ने पूरी कर ली, तो हम वापस चले गए सीपीयू के पास काम करवाने। अब सीपीयू आपको वापस इनपुट आउटपुट डिवाइस पे एक मैसेज दिखाएगा कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो वो भरो। हमने भर दिए 1000 रुपये, और जैसे ही 1000 रुपये भर के हमने ओके प्रेस किया वो प्रोसेस वापस चली गई सीपीयू के ऊपर। सीपीयू इस टाइम पे क्या क्या काम करेगा, आपके अकाउंट से 1000 रुपये को माइनस करेगा। बैलेंस अगर नहीं है तो आपको ये दिखाएगा। मशीन के अंदर 1000 रुपये कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद एक रिसिप्ट भी जनरेट करेगा कि आपके अकाउंट से 1000 रुपये माइनस हो चुके हैं और अब आपके अमाउंट जो रिमेनिंग है वो इतना है। ये सब काम प्रोसेस करने के बाद सीपीयू आपको आउटपुट डिवाइसेस, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले पे तो वो ये दिखाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, और एक आउटपुट डिवाइस आ जाएगा जिसमें हमें रिसिप्ट मिलती है। तो सीपीयू इन तीनों डिवाइस को, तीनों आउटपुट डिवाइस के ऊपर एक एक मैसेज को भेज देगा। रिसिप्ट क्या करेगी, एक रिसिप्ट बना के बाहर निकाल। कैश डिस्पोजर क्या करेगा, आपको कैश निकाल के दे देगा। और इसमें भी देखो कंडीशन होती है, अगर आपने कैश नहीं उठाया कुछ एक टाइम लिमिट तक तो वो कैश वापस मशीन में चला जाता है, और उसके बाद सीपीयू का काम दोबारा शुरू हो जाता है कि वो इस 1000 रुपये को वापस उस अकाउंट में ऐड कर दे। ऊपर जो हमने प्रोसेस पढ़ी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम सिर्फ सीपीयू के द्वारा नहीं किया जाता, सीपीयू के द्वारा भी किया जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा भी किया जाता है, सीपीयू के दोबारा वापस भी आ सकता है। तो ये साइकिल क्या है, चलता रहता है। और इसी को हम बोल रहे थे कि रिसोर्स का पूरा यूटिलाइजेशन करना। आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है, आपने उसका भी यूटिलाइजेशन किया। आपके पास सीपीयू था, आपने उसका भी यूटिलाइजेशन किया। ये एक अच्छा रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। अब आपको इस टॉपिक का नाम समझ आ गया होगा कि कौन सी प्रोसेस को सीपीयू के पास भेजा जाएगा। उसे शेड्यूलिंग करने के लिए हमने टॉपिक का नाम लिया कि सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू को कैसे शेड्यूल करके कोई प्रोसेस दी जाएगी कि अब आपको उसके ऊपर काम करना है। इसमें हम सीपीयू शेड्यूलिंग को अगर बांटें तो हम सीपीयू शेड्यूलिंग दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहली सीपीयू शेड्यूलिंग वो होती है जो प्रिमिटिव है,
दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव। देखो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव से क्या मतलब है मेरा, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से सीपीयू को यूटिलाइज करते हैं। ये चीज़ हमें क्लियर रखनी है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंट टाइप से वो सीपीयू को यूटिलाइज करेंगे। उनका सीपीयू यूटिलाइजेशन का तरीका जो है वो अलग अलग हो जाएगा। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि रोकना, किसी भी चलती हुई काम को रोकना, वो होता है प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव से आप समझ गए होंगे भाई ऐसा काम जिसे हम चलते हुए को नहीं रोक सकते, वो होता है नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव में सीपीयू अगर कोई काम कर रहा है हम उसे फोर्सफुली प्रिम्प्ट नहीं कर सकते, ये हमें ध्यान रखना है। हम सीपीयू को चलते हुए काम से नहीं हटा सकते। और इसमें एक वर्ड आपको ध्यान रखना है कि हम उसको फोर्सफुली नहीं हटा सकते। अगर प्रोसेस खुद चाहे तो वो सीपीयू को छोड़ सकती है, बट सीपीयू उसे फोर्सफुली सिस्टम से बाहर नहीं निकालेगा। जैसे रैम के अंदर बहुत सारी प्रोसेस हैं और सीपीयू अपना काम कर रहा है। P1 P2 दो प्रोसेस थी जिसमें से P1 को हमने सीपीयू दे दिया। अब P1 जो है प्रोसेस वो खुद एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुकी है, तो जब तक P1 पूरी नहीं होगी वो सीपीयू को नहीं छोड़ेगी। इस कंडीशन में प्रोसेस चाहे कोई भी हो हमेशा प्रोसेस के मूड के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो सीपीयू के ऊपर हमेशा रहना चाहती है या सीपीयू को छोड़ना चाहती है। अब हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि नॉन प्रिमिटिव जो प्रोसेस होती हैं वो सीपीयू को कब छोड़ सकती है। इसमें फर्स्ट नंबर है कि जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म कर देगी या वो अपना काम पूरा कर चुकी है उसके बाद वो सीपीयू को छोड़ देगी, वो अपनी मर्जी से। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि प्रोसेस खुद जो है वो है 1000 कॉपी प्रिंट करने के लिए, तो वो खुद क्या करेगी, एक आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के ऊपर चली जाएगी, अपनी मर्जी से वो सीपीयू को उस समय छोड़ सकती है। नॉन प्रीएम्पशन में हमें ये ध्यान रखना है कि सीपीयू किसी भी प्रोसेस को फोर्सफुली प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। सीपीयू फोर्सफुली प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। अगर प्रोसेस खुद चाहे तो वो सीपीयू को छोड़ सकती है। और कौन कौन सी कंडीशन में वो सीपीयू को छोड़ेगी, भाई या तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, और दूसरी कंडीशन ये है कि या फिर उस प्रोसेस को किसी अदर यूनिट पे काम करना है, जैसे उसे आउटपुट यूनिट पे काम करना है, इनपुट यूनिट पे काम करना है, उस समय वो अपनी मर्जी से क्या करेगी, सीपीयू को छोड़ देगी। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, यहाँ पे सीपीयू जो खुद इन्वॉल्व हो जाता है और वो फोर्सफुली किसी भी प्रोसेस को छोड़ सकता है। कि सीपीयू अगर चाहे कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो वो क्या करेगा, उस चलती हुई प्रोसेस को बीच में रोकेगा और वो हाई प्रायोरिटी की जो प्रोसेस होगी उस पे काम करना शुरू कर देगा। प्रीएम्पशन में समझ आ गया और नॉन प्रीएम्पशन में, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जिस प्रोसेस को सीपीयू अपनी मर्जी से कभी भी छोड़ सकता है उसे हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव प्रोसेस। जिस तरह से हमने नॉन प्रिमिटिव देखा वैसे ही हम प्रिमिटिव भी देखेंगे। सीपीयू किस किस कंडीशन में किसी प्रोसेस को छोड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई सिस्टम में तो सीपीयू चलती हुई एक रनिंग प्रोसेस को बीच में ही बंद कर देगा और वो क्या करेगा, स्विच कर देगा दूसरी प्रोसेस पे। वो प्रोसेस हो जाएगी हमारी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। नंबर सेकंड पे वो कब छोड़ सकता है, जैसे आपने देखा होगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, सीपीयू हर प्रोसेस के ऊपर 5-5 सेकंड का टाइम दे रहा था कि वो 5 सेकंड इस प्रोसेस पे काम करेगा, देन वो स्विच करेगा अगली प्रोसेस पे और इसको रोक देगा P1 को, और फिर वो P2 को प्रोसेस करेगा 5 सेकंड तक, फिर वो इसको रोक देगा और अगली प्रोसेस पे जंप करेगा, P3 को 5 सेकंड के लिए चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसको रोक कर वापस आ जाएगा किस पे, P1 पे। और ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक P1, P2 और P3 पूरी ना हो जाए। यहाँ पे देखो सीपीयू अपनी मर्जी से P1 को छोड़ रहा है, भाई उसका टाइम लिमिट पूरा हो गया, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 50 सेकंड या 2 मिनट, ये डिसाइड कौन करता है, ये सिस्टम के अंदर डिफाइंड होता है भाई कितने टाइम के लिए एक प्रोसेस के ऊपर सीपीयू काम करेगा। और यहाँ पे सीपीयू P2 P1 को छोड़कर देन वो P2 के ऊपर काम करना शुरू कर देगा और कुछ टाइम लिमिट के बाद वो P2 को भी छोड़ देगा और P3 पे काम करना शुरू कर देगा, है ना। तो हमारी सेकंड कंडीशन कौन सी हो जाती है कि सीपीयू कब प्रीएम्प्ट करेगा किसी भी प्रोसेस को, जब किसी प्रोसेस का टाइम क्वांटम पूरा हो जाएगा, एक फिक्स टाइम लिमिट पूरी हो जाएगी तो सीपीयू उसे अपनी मर्जी से छोड़ सकता है।
यहाँ पे आप एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दिया। सेम प्रिमिटिव तरीके से काम करता है, वो अपनी मर्जी से प्रोसेस को छोड़ता है अगर उसका टाइम क्वांटम पूरा हो गया। फर्स्ट में यहाँ पे वो छोड़ सकता है अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए। आप नॉर्मल अपने डेली रूटीन का भी एग्जांपल लो। अगर ट्रैफिक लाइट्स हैं, सारा ट्रैफिक रोड पे चल रहा है, बट एम्बुलेंस आते ही, एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आते ही लोग क्या करते हैं, उस एम्बुलेंस को जाने के लिए रोड खाली कर देते हैं। क्यों खाली करते हैं? क्योंकि वो प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा है, उसको जल्दी जाना है हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट को लेके। तो उसको हम सब ने एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस मानी। उसके लिए कोई ट्रैफिक लाइट भी नहीं होता, अगर कोई रेड लाइट है तो भी वो एम्बुलेंस वहाँ से जा सकती है। अगर ट्रैफिक है तो लोग भी उसको जगह दे देते हैं जाने के लिए। उसी तरीके से सीपीयू के अंदर अगर सिस्टम में कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए तो सीपीयू क्या करता है, चलती हुई प्रोसेस को बंद कर देगा एक बार और उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा। और आप ये मत समझना कि आपको ना कैसे पता करोगे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस सिस्टम में कौन सी होती है। ये आपको एग्जामिनर बताएगा कि P1 जो है वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, P2 एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो सब कुछ बताएगा। ये हमें तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब हम इनके क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। अभी आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं और साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है, समझना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो आज का हम इसको वापस से वाइंड अप कर लेते हैं पूरे को। शेड्यूलिंग जो है वो दो तरीके से की जाती है। शेड्यूलिंग दो तरीके से की जाती है। एक होती है प्रिमिटिव, जिसमें चलती हुई प्रोसेस को सीपीयू रोक सकता है, और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव, जिसमें चलती हुई प्रोसेस को सीपीयू नहीं रोक सकता। तो वो प्रोसेस सीपीयू से बाहर कैसे जाएगी? बाहर सिर्फ दो कंडीशन में जाएगी। अगर प्रोसेस खुद चाहे सीपीयू को छोड़ना, और दूसरी कंडीशन थी कि उसका खुद का काम पूरा हो गया है ना, फिर वो सिस्टम में रह के क्या करेगी, वो सीपीयू से बाहर आ जाएगी। और सेकंड नंबर पे हमने बात की थी वो प्रोसेस जिनको सीपीयू प्रीएम्प्ट कर सकता है, तो वो प्रोसेस हो जाएंगी। अगर कोई सिस्टम में हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई उस टाइम पे सीपीयू प्रीएम्प्ट कर देगा, और दूसरा उस प्रोसेस का टाइम क्वांटम पूरा हो गया, उस प्रोसेस को जो टाइम मिला था सीपीयू को यूज़ करने का वो पूरा हो चुका है, तो सीपीयू उसे सिस्टम से बाहर निकाल देगा। अभी हमने सिर्फ एक बेसिक चीज़ें की है, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपसे मेन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम शुरू करने से पहले उसके अंदर यूज़ आने वाली बहुत सारी स्टेट्स होती हैं। मेमोरी में ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे रहती है, सेकेंडरी मेमोरी से वो कब रैम में आती है, रैम से कब उसे सेकेंडरी में भेजा जाएगा, तो उन सब चीज़ों का एक पूरा बेस तैयार करके हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक वीडियो और बनेगा अभी, उसके बाद जो है हम मेन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।